हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे फ्रेंड्स। और जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और टेस्ट नंबर है 10। ठीक है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि साइंस से क्वेश्चन आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐड होते हैं। और इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं ना केजीएस का, तो मैं अपलोड करती हूँ प्लेलिस्ट में, तो आप जा करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ जुनून टेस्ट आधार टेस्ट सीरीज और जुनून टेस्ट सीरीज जो एडुटेरिया का है वो भी कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड्स। और परफेक्शन आईएएस का भी टेस्ट और परम आईएएस का 2 टेस्ट और भी इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ से भी आपको टेस्ट मिलता है ना, वहाँ से आप टेस्ट दीजिए। और 30 सितंबर को एग्जाम को निर्धारित किया गया है, हालांकि अभी फॉर्म नहीं आया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केजीएस का टेस्ट नंबर 10। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पे आपका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर ऐसे रहेगा, लेकिन हम क्या इसको हिंदी में लेकर के चलेंगे। और ये मैं पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगी प्लेलिस्ट में, तो आपको अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसमें हिंदी में टेस्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रेडियोधर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है कि सही उत्तर पूछना है। सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेंड्स कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो ये इसमें सही पूछ रहा है, तो जिसमें है रेडियोधर्मिता एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और ये सही है। और इसमें इसकी खोज हेनरी वैकुलर ने यूरेनियम में की थी, तो ये भी सही है। और मैडम क्यूरी ने यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेड में U3O8 से रेडियम की खोज की है। तो मैडम क्यूरी तो रेडियम की खोज की है, लेकिन कहाँ से? तो यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेड से। ठीक है, तो तीनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले कथन में सही पूछ रहा था, अभी सेकंड में गलत पूछ रहा। तो अगर क्वेश्चन को आप सही से नहीं देखेंगे तो आप दोनों को मिस्टेक कर देंगे। तो सबसे पहले गलत या सही है ना, इसको पहले हाईलाइट कर लेंगे और राउंड कर लेंगे। मैं तो राउंड कर लेती हूँ या उसको किसी तरह से हाईलाइट कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है कि क्या पूछ रहा था। ठीक है, तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है। तो मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क होता है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। मैग्नेटाइट नहीं, ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क होता है। और एग्जाम में ये सिंगल क्वेश्चन में पूछता है, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा, मर्क्यूरिक सॉल्यूबिलिस मुख्य रूप से पारे से बने पदार्थ से संदर्भित करता है, तो ये सही है। और पोटेशियम नाइट्रेट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला एक रसायन है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड है, तो इसके लिए 1 और 3 गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत ही कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि कितनी सुमेलित है। इसमें ये पूछ रहा है कि कितनी सुमेलित है, तो इसका देख लेंगे कितनी सुमेलित है फ्रेंड्स। तो फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन का युक्त कार्बन युक्त है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। फ्लोरीन कार्बन युक्त नहीं है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, और इसके बाद क्या, जो पूर्णतः कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है, तो ये पहला तो गलत है, इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है। तो शुष्क बर्फ तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और कीरोटिन तो केराटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जैसे कि नाखून, बाल आदि में, जो 66 में भी पूछ लिया था सिंगल क्वेश्चन में। नेक्स्ट मस्टर्ड गैस, तो मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाला विषैले तरल होते हैं, तो एक तीनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें 3 सही है परंतु 1 गलत था। ठीक है, तो इसमें केवल 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सही कथन चुनना है, तो इसमें सही कथन क्या होगा? तो आयनीकरण विभव एक आवर्त में धीरे धीरे घटता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, और इसके विपरीत ऊपर से नीचे आने पे आयनीकरण ऊर्जा घटती है। तो ये आयनीकरण विभव आवर्त सारणी बोल रहा है, इसीलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, एक वर्ग के तत्व में इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु भार बढ़ने के साथ घटती है, तो ये सही है। ठीक है, और किसी दिए गए आवर्त में विद्युत ऋणात्मक परमाणु संख्या में बढ़ने से घटती है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सही पूछा तो केवल दूसरा सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें भी सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें सही कथन क्या होगा 5 का, तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। 1, 3, 4 सही है, जिसमें कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, तो ये बिल्कुल सही है। और गैसोहोल बेंजीन एक अल्कोहल मिश्रण है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। अल्कोहल मिश्रण गैसोलीन, गैसोहोल गैसोलीन, पेट्रोलियम और इथेनॉल शराब का मिश्रण, ना कि बेंजोइन का, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेंजोइन था इसलिए वो गलत हो गया। और भूतापीय ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो ये सही है। और गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण दिया हुआ है, और इसमें लिखा है कि उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया अधिक तेजी से होती है, और बढ़े तापमान पर आणविक गति की दर बढ़ जाती है, तो दोनों सही था फ्रेंड्स। इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस तत्व को ब्रीम स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रीम स्टोन से नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर को। ठीक है, तो सल्फर को ब्रीम स्टोन के नाम से जाना जाता है। और इसका और वैकल्पिक नाम क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो सल्फर को गंधक या जलता हुआ पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आइसोन्यूट्रॉनिक और या आइसोटॉप शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 9 का है कि किस रासायनिक यौगिक को रॉयल वाटर भी कहा जाता है, तो रॉयल वाटर लैक्टिक एसिड को रॉयल वाटर कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। माफ़ कीजिएगा, लैक्टिक एसिड को नहीं रॉयल वाटर कहते हैं फ्रेंड्स। एक्वारेजिया को बोलते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया को रॉयल वाटर कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ना प्लैटिनम और जो स्वर्ण धातु होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं उसको घोलने का में सक्षम होता है एक्वारेजिया, इसीलिए इसको रॉयल वाटर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कण और उनके संगत प्रतिकरण को दर्शाता है, 10 का आंसर क्या होगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, और इसमें मिश्र धातु और घटक है, तो मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन किसका मिलान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल। पीतल से कौन मिलता है फिर, तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है, जबकि स्टील में क्या होता है, तो स्टील में लोहा और कार्बन होता है। सोल्डर में क्या होता है फ्रेंड्स, तो सोल्डर में सीसा और टीन, और कांसे में तांबा और टीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपको अगर एक भी इसमें ऑप्शन आता होगा ना तो आप इसमें बना लीजिएगा, क्योंकि पिताजी से हम जानते हैं पिताजी मतलब पीतल, मतलब पीतल, जस्ता, तांबा और जस्ता, अगर इसमें एक भी आपको आता होगा ना तो आप बना सकते हैं। इसमें ज़्यादातर सोल्डर के बारे में पूछता है फ्रेंड्स एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे, आंसर इसका डी है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कोई भी त्रुटि रहती है ना तो कोई कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 12 का क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त गुण निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, अधातु के बारे में, जिसमें क्या क्या है, तो यह आयनीकरण ऊर्जा है, उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, उच्च विद्युत ऋणात्मक, निम्नतर तापीय चालक, निम्नतर विद्युत चालक और भंगुर ठोस अमनमनीय है, तो ये सब विशेषता किसकी थी, तो ये अधातु का था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा ये नहीं है, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। अगर त्रुटि होती है ना, जैसे कि गलती कुछ हो जाता है, ऐसे बोल दिया मैंने, अभी बी था और मैंने ए बोल दिया है, तो ये ह्यूमन बीइंग है फ्रेंड्स, इसमें किसी से भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन आंसर सारे कुछ रहते हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं ना। PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो ये गलतियाँ त्रुटि ये सब इंसानों में होती है, कंप्यूटर में नहीं होती। ठीक है, तो इंसान में होता ही है। और इसमें क्या है,
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, और अधातु के बारे में पूछ रहा है तो ब्रोमीन जो एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में मौजूद होता है, ये सिंगल क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए मैं बता दी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे शब्द है और ये अर्थ है। इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है, सही इसमें कौन सा है। तो ठीक है, तो इसमें शब्द और अर्थ पूछ रहा था, तो इसमें इसका सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो इमलिएशन माफ कीजिएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। सम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, तो वो गलत हो गया। और समस्थानिक मतलब क्या होता है? तो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन वाले आयन परमाणु होते हैं, तो ये समस्थानिक मतलब होता है परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो इसमें क्या किया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए दोनों गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सही कथन पूछ रहा था और दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अज्ञात गैस पानी में तेजी से घुल जाती है और लाल लिटमस पेपर की को नीला कर देता है। इसके अतिरिक्त यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर सफ़ेद ज्वाला उत्पन्न करती है। इस गैस की पहचान क्या है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया के बारे में बता रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर होता है 0। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत नहीं होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। ये सिंगल क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है, PYQ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। जर्मन सिल्वर में तांबे, निकल और जिंक का मिश्रण धातु होता है, न कि चांदी उसमें होता ही नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नाम के अकॉर्डिंग नाम का विपरीत है ये। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज और नामकरण किसने किया है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज और नामकरण लेवोसियर किए हैं। और लेवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और ये 1778 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम की खोज किसने की है? तो यहाँ पर ड्यूटेरियम पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ड्यूटेरियम की खोज इसका हेरोल्ड यूरे ने किए हैं। ठीक है, हेरोल्ड यूरे ने 1931 में किए हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स, पहला है प्रोटियम जो H और ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्रिटियम है, तो तीन चीज होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जिसमें सेकेंड को बोलते हैं ड्यूटेरियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि विशेषताएं पाई जाती है, किसका विशेषताएं के बारे में उल्लेख किया है? तो यह एक कार्बन का अपरूप है जिसका सूत्र C16 होता है। और इसमें एक पिंजरे जैसी संरचना होती है जो फुटबॉल की गेंद जैसी होती है, जो क्या है, तो 20 अष्टभुजा और 12 पंचभुजाओं से बनी होती है। प्रत्येक शीर्ष पर कार्बन परमाणु होते हैं और किनारे पर बंद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी। बकमिस्ट्रू फुलरीन के बारे में कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 18 का आंसर सी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु नाभिक की खोज किस प्रयोग के आधार पर किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गीजर मर्सर्ड गोल्ड फॉयल प्रयोग के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत पदार्थ होते हैं? तो इसमें ग्राफीन सबसे मजबूत पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ग्राफीन का उपयोग टच स्क्रीन जो अभी हम लोग जो टैब मोबाइल में यूज करते हैं LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के साथ साथ कंप्यूटर चिप और संचार उपकरण में भी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जेनॉन जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, की खोज किसने की थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा विलियम रामसे और मारिस ट्रेवर्स ने किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 21 का डी आंसर हो गया।
और इसका उपयोग क्या करते हैं, तो उपयोग फोटोग्राफी फ्लैश मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन के लिए उच्च दबाव वाले आर्क लैंप और पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 1898 में विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स द्वारा खोजा गया जेनॉन हवा से भारी है और इसे कभी कभी अजनबी या स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है सोडियम धातु का संग्रह किरोसिन में किया जाता है, वायु के संपर्क में आने पे धात्विक सोडियम फट जाता है, तो इसमें सही उत्तर क्या है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। सोडियम को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से रोकने के लिए इसे किरोसिन में रखा जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर नहीं रखिएगा तो विस्फोट हो जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उस समय ज्ञात तत्वों के लिए मापे गए परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणक प्रतीत हुए हैं। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम प्राउट के बारे में। विलियम प्राउट का ये विचार था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये कब आया है फ्रेंड्स, तो 1815 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के विभिन्न स्थानों पे हुई अवैध शराब दुर्घटनाओं का कारण कौन सा अल्कोहल था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी, मिथाइल अल्कोहल। ध्यान रखिए क्योंकि बिहार का आंसर है, बिहार से रिलेटेड है, तो मिथाइल अल्कोहल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे गोबर गैस प्रणाली का आविष्कारक किया है, किसने किया है गोबर गैस का आविष्कारक, तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा सी, एस.बी. देसाई ने। ठीक है, और कब किए हैं, तो 1941 से 42 के दौरान भी इनका नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना हुआ है, इसकी वजह से ही। नेक्स्ट है 26 नंबर की परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के रूप में किया जाता है, तो आंसर इसका सी हुआ। नेक्स्ट है 27 का कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, और जिसमें सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और सोबिक एसिड तीनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। खाद्य परिरक्षक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें उत्पादों में बैक्टीरिया और क्या वजह से सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए मिलाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 28 का क्या होगा, फ्रेंड्स चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट लोहे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलाकर इस्पात बनाया जाता है जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है, अत्यंत कठोर होता है तथा क्षरण का प्रतिरोधक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और 29 का आंसर क्या होगा, तो इसमें पूछा सही कथन को चुनना है, तो हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किए थे, तो ये सही है। और इसमें कहा गया है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। और मोसले ने कब किया था फ्रेंड्स, तो इसका ये 1913 में किए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चींटियों के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, ये सिंगल क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आपको PYQ करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो चींटियों के डंक में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और इसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो HCOO2, ठीक है, HCOOH होता है फॉर्मिक अम्ल का, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गलेना सेरुसाइट और मेटलोकाइट निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क खनिज है, तो इसका आंसर है सीसा का है, आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट है एक मच्छर निरोधक एथ्रिल किस रासायनिक यौगिक घटक का सिंथेटिक डुप्लीकेट होता है, तो मच्छर निरोधक जो है तो एथ्रिलिन है, जो हम लोग गुड नाइट जो हम लोग यूज करते हैं घर पे उसमें एथ्रिलिन ही होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। और इसका क्या होता है, तो 32 का आंसर हो जाएगा पाइरेथ्रियम होता है, पाइरेथ्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है 33 का कि नेक्स्ट प्रोटॉन की पहचान किसने और उससे प्रोटॉन नाम दिया है, प्रोटॉन की पहचान किसने की और उसे प्रोटॉन नाम दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
प्रोटॉन की खोज सबसे पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एनोड किरणें के रूप में की थी तथा अंततः 1919 में रदरफोर्ड ने इसकी पहचान की और उसका नामकरण प्रोटॉन रखा था। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अल्कोहल के किस रूप को वुड अल्कोहल या वुड नेफ्था के नाम से भी जाना जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए। मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल या वुड नेफ्था भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सीनेट संख्या निम्नलिखित में से किस पेट्रोकेमिकल ईंधन से संबंधित है? तो 35 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डीजल का। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर की किसने खोज की कि जब बेरिलियम बीई या अन्य परमाणुओं पर उच्च गति वाले कणों की बमबारी की जाती है तो इन परमाणुओं से विद्युत रूप से उदासीन कण निकलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा बी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर विद्युत के आवेश नहीं होते हैं। चैडविक द्वारा 1932 में खोजा गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एलपीजी के रिसाव को पता लगाने के लिए उनमें से कौन से कार्बनिक यौगिक मिलाया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, इथाइल मेरकैप्टन। ठीक है, इथाइल मेरकैप्टन को मिलाया जाता है क्योंकि चूंकि एलपीजी गंधहीन होता है, इसलिए किसी भी संभावित रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मेरकैप्टन मिलाया जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये सिंगल क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, तो याद रखेंगे कि अगर एलपीजी रिसाव में इथाइल मेरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है गंध के लिए। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम किस यौगिक को दिया गया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जो MgOH2 है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ईंधन का तापमान सबसे अधिक होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का तापमान कितना होता है फ्रेंड्स? 150 मतलब 1,50,000 होता है, जबकि CNG में 50,000, LPG में 55,000 और बायोगैस में 35 से 40,000 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ईंधन होता है इसमें हाइड्रोजन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से किस सिद्धांत का वर्णन करता है? तो सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है। दूसरा है, किसी दिए गए तत्व के साथ परमाणु समान होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजी होकर यौगिक बनाते हैं। तो ये विशेषता किसके बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में ये सब कहा जा रहा है। नेक्स्ट है 41 नंबर की, बर्तनों के लिए नॉनस्टिक कोटिंग बनाने हेतु किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को। ठीक है, और इसमें जिससे प्राय क्या कहा जाता है? तो इसको टेफ्लॉन कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु एल्कीनो के मुख्य अवयव क्या है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और लोहा को एल्कीनो कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 42 का ए। नेक्स्ट है, समुद्री जल को पीने योग्य जल बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिवर्स ऑस्मोसिस से। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट है और 1932 में नाभिक का प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो 1932 में किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का डी, दमित्री इवानेका ने। ठीक है, दमित्री इवानेका ने 1932 में नाभिक का प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग करते हैं? 45 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
एथेफॉन को। तो एथेफॉन जो एथेफॉन है और उसमें एथिलीन गैस, एथेफॉन जो है, एथेफॉन का उपयोग आमतौर पर फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। व्यावसायिक रूप से एथेरेल के रूप में जाने जाने वाला यह रासायनिक यौगिक एक विशिष्ट पीएच पर पानी में घुल जाता है और एथिलीन गैस छोड़ता है। एथिलीन एक प्राकृतिक पकने वाले हार्मोन के रूप में कार्य करते। तो एथिलीन क्या होता है? हार्मोन ही होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ग्लेबराइट। ग्लेबराइट खनिजों में कौन सी धातु निकलती है? 46 का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम निकलता है फ्रेंड्स, इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी, जिसमें मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना और पानी का वाष्पीकरण। तो इसमें ये होता है भौतिक परिवर्तन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी हम लोग किए हैं ना वो वापस उसी मतलब उसी अवस्था में आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जो हम लोग परिवर्तन होने के वापस वो नहीं हो पाता है, उस तरीके से नहीं वापस आ पाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अंगूर का किण्वन करने के बाद वो वापस अंगूर नहीं बन सकता। जैसे कील में जंग लगना, तो कील में जंग लगने के बाद वो वापस कील पहले जैसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए 1 और 2 और 3 है भौतिक है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में और रासायनिक परिवर्तन के बारे में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या है? तो मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, पानी का वाष्पीकरण, पानी में चीनी घुलना, लकड़ी काटना और कागज को कुचलना, ये सब क्या है? तो भौतिक है। और रासायनिक में क्या है? तो बेकिंग सोडा में सिरका मिलाना, दाल को ब्लीच करना, अंगूर को किण्वन करना, मैग्नीशियम और तार और कागज को जलाने के बाद नहीं वापस आएगा, कील में जंग लगना और दूध का खट्टा होना, खाना पकाना आदि क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। तो ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हीरे के अलावा किस रासायनिक यौगिक का उपयोग कांच पर शब्द लिखने या घिसने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने या घिसने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन उसके अलावा क्या? तो उसके अलावा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ये काम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 48 का सी होगा। नेक्स्ट है 49 का कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नरम खनिज टैल्क सोपस्टोन का संरचना सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका 49 का आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट है 50 का कि ऐसी छोटी छोटी इकाई परमाणु होनी चाहिए जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सके, जो शाश्वत हो, जो अलग अलग तरीके से एकत्रित होकर अद्वितीय पहचान वाले जटिल पदार्थ और पिंड उत्पन्न करे। किस प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक ने परमाणु के बारे में यह कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि कनाद जिन्हें कश्यप और उलूक और कनभुक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही कहा था कि वैशेषिक संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने ही बताया था ये चीज़, जो विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें सही कथन पूछ रहा है 51 का फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह जीवों के एक दूसरे से और उनके भौतिक परिवेश के बीच संबंध को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और जीव विज्ञान की उपशाखा और संबंधित है। तो इसमें पूछ रहा है कितनी सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित पूछना है। तो पूरा वनस्पति विज्ञान जीवों के एक दूसरे के साथ संबंध का अध्ययन करता है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। पूरा वनस्पति सिद्धांत इसके अंतर्गत पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, न कि जीवों का। और मृदा विज्ञान, तो मृदा विज्ञान प्राकृतिक वातावरण में मृदा के अध्ययन के लिए, तो ये सही है। और कायिकी में तो जीवित प्राणियों और उनके अंगों के सामान्य कार्य के संबंधित है। तो ये भी सही है। तो 2, 3 सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब बी आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 सही थे। नेक्स्ट है 53 का कि निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कृषि तकनीक का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसमें है मृदा रहित पौधे रोपण तकनीकी में जड़ हवा में लटकती रहती है तथा उसमें सूक्ष्म धुंध के रूप में पोषक घोल प्रदान किया जाता है। तो किसके बारे में ये विशेषता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का बी, एयरोपोनिक्स में ऐसे चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
नेक्स्ट है शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स मेरी थोड़ी सी आवाज़ ना आपको चेंज आ रहा होगा, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है फ्रेंड्स। फिर भी मुझे एक वीडियो तो डेली, मैं 1 या 2 वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। तो किसी भी हाल में मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब स्टमक पेन भी हो रहे हैं, कोल्ड भी हो रखे हैं। ठीक है, तो फिर चलिए कुछ नहीं, वो आई एम सॉरी। शैवाल विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल के अध्ययन से संबंधित होता है शैवाल विज्ञान, जिसे फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। फिर विज्ञान में, साइंस में देखेंगे ना, मतलब बायोलॉजी में, तो ये क्वेश्चन पहले ही टॉपिक में मिल जाएगा घटना चक्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पीसी कल्चर का सही वर्णन है। पीसी कल्चर में तो क्या होता है फिर, तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। यह मछलियों के नियंत्रण, प्रजनन और पालन से संबंधित है पीसी कल्चर। नेक्स्ट है 56 का कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, और इसमें मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं, ये यहाँ पे मिलान करके है। तो सिल्वी कल्चर तो स्पंज की खेती। सिल्वी कल्चर क्या है, तो सिल्वी कल्चर वनों की वृद्धि, संरचना और स्वास्थ्य को नियंत्रण का आभास देता है। स्पॉन्जी कल्चर तो स्पॉन्जी कल्चर स्पंज की खेती के लिए होता है। सेरीकल्चर तो सेरीकल्चर रेशम का उपयोग, रेशम का उत्पादन और रेशम कीट का पालन। और एबोरिकल्चर वृक्षों और झाड़ियों की खेती होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको एक भी आता होगा ना, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और इसमें सेरीकल्चर तो बहुत बार पूछा हो, तो सेरीकल्चर तो आपको डेफिनेटली याद होगा, और सिल्वी कल्चर भी पूछता रहता है, तो ये भी आपको याद होगा। तो आप इसे एक क्वेश्चन आप बना सकते, मतलब 1-2 याद रहेगा तो आप पूरा कंप्लीट सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 57 का कि संरचना और हड्डियों, कंकाल, दांतों, आकृति विज्ञान के वैज्ञानिक और विस्तृत अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों, जो हड्डियाँ जैसी आएगा ना फ्रेंड्स, तो हड्डियों में जैसे में ऑस्टियोलॉजी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 57 का सी, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हर्पेटोलॉजी क्या होता है, तो यह एक सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। और हर्पेटोलॉजी में कौन आते हैं, तो सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ आदि हर्पेटोलॉजी का उदाहरण है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन सा जानवर एपिसोडिक मेमोरी और मानसिक समय यात्रा जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रूट्स बैट, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन कि नाइट जार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 4 सही है, जिसमें यह एक मध्यम आकार वाले रात्रिचर कीट भक्षी है और इसकी IUCN स्थिति सबसे कम चिंताजनक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये पक्षी पूरे विश्व में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स पूरे विश्व में नहीं पाए जाते। या नाइजर क्या है, तो नाइजर अंटार्कटिका और सेशल में नहीं पाया जाता, इसलिए ये दूसरा गलत हो गया था। और यह पर्णपाती वन में रहते, तो ये भी गलत है। पर्णपाती वन में नहीं रहते, ये उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी गलत था। 2-3 गलत था और 1 और 4 सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें सही पूछ रहा था। नेक्स्ट है 61 का कि किसने यह पता लगाने के लिए प्रयोग किए कि क्या कार्बनिक अणुओं को अपचयी वातावरण में बनाया जा सकता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, मिलर ने। ठीक है, मिलर ने बोला था। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन 62 का कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो 62 का क्या होगा, तो सभी उत्परिवर्तन वंशानुगत होते हैं, तो ये सही है। उत्परिवर्तन आकस्मिक होता है, तो ये भी सही है। उत्परिवर्तन का चुनाव प्राकृतिक द्वारा होता है, तो ये भी सही है। और कभी कभी ये नई प्रजातियों एक ही उत्परिवर्तन से उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और उत्परिवर्तन से किसे ये सब प्रतिपादित किए हैं, तो हुगो डी ब्रिज से ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, 62 का डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन कारकों का जैविक विकास सिद्धांत
में योगदान था, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का डी। इसमें सभी है जिसमें उत्परिवर्तन, पुण्य संयोजन की विधिबद्धता, वंशानुगत, प्राकृतिक चयन और अलगाव, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। इसमें सही ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है जीव एनाबिना नोस्टॉक स्पिरुलिना ओसिलेटोरिया और माइक्रोसीटिस है। ये क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का बी। ये साइनोबैक्टीरिया है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और पौधे और संबंधित है। इसमें बहुत सारे कितने सुमेलित हैं, तो कितने सुमेलित हैं फ्रेंड्स? तो इसमें जीरोफाइटिक पौधे होते हैं, कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट क्या कहते हैं? तो जलीय वातावरण में रहने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट तो लवण सहिष्णु पौधे में पाए जाते हैं। फ्रेटोफाइट पौधे की सतह पर उगने वाले हैं, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। फ्रेटोफाइट पौधे की सतह पर उगने वाले पौधे नहीं होते, ये बहुत ही मतलब गहरी में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही था और चौथा गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल 3 सही थे। ठीक है। फ्रेटोफाइट या गहरी जड़ों वाले पौधे होते हैं जो बहुत सारे जल जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं, और इसकी जो जड़ें हैं ना, ये 25 से 30 मीटर तक फैली होती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विवरणों में किस प्रकार की दवा का वर्णन किया गया है? तो 66 का आंसर क्या होगा? तो यह मलेरिया को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाली दवा है और यह सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो इसको कुनैन के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप घटना चक्र PYQ करेंगे बायोलॉजी सेक्शन में, तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक बार नहीं, कितनी बार पूछे हुए हैं और हर एग्जाम में पूछे हैं। मतलब ये जरूरी नहीं सिर्फ BPSC में पूछा हो, UPSC, UPPCS, MPPCS, छत्तीसगढ़ PCS, ये सारे में पूछा हुआ रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 67 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसका है होमोथर्मिक एक ठंडे रक्त वाली पशु प्रजाति होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये ठंडे नहीं है, ये हॉट होना मतलब गर्म है। और हेट्रोथर्मिक एक गर्म रक्त वाला है, तो ये भी गलत है। ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गलत पूछ रहा तो दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एम्पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही उत्तर पूछ रहा है, तो एम्पॉक्स का 68 का आंसर हो जाएगा ए। केवल यह मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाले एक संक्रमण रोग है, तो ये सही है। और यह गैर संचयी रोग है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। एम्पॉक्स क्या है? तो मतलब एक दूसरे में हो जाते हैं, टच करने से भी हो जाते हैं। तो एम्पॉक्स की रोकथाम के लिए क्या करना पड़ता है? तो बीमारी वाले व्यक्तियों को के साथ शारीरिक संपर्क से बचना शामिल है, क्योंकि इसमें ना गैर संचारी ऐसा कुछ नहीं है, वो संचारी होते हैं, एक दूसरे से टच करने पे वो फैल जाते हैं। ठीक है। तो एम्पॉक्स का व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण संक्रामक ये त्वचा का और अन्य घाव में होता है। फिर तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पहला सही था, दूसरा गलत था। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही है। इसमें कितने सही हैं? तो कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं 69 का, तो ये सही है। और कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। कवक में कोशिका भित्ति होता है। ठीक है। और कवक को झिल्ली पशु कोशिका के समान होता है। यष्टि, कैंडिडा और मशरूम कवक है, तो ये तीनों एक, 3 और 4 सही है, जबकि दूसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 69 का बी हो गया। नेक्स्ट है 70 का। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी त्रुटि रहती है ना, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन आप हो सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे मैं PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है अफीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है। यहाँ पे गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स 70 का। तो इसमें होगा यह कच्चे फलों के से प्राप्त होता है, तो ये सही है। और यह अवसाद श्रेणी की औषधि होती है, तो ये भी सही है। अफीम का मुख्य घटक एट्रोपिन होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये इसका आंसर हो जाएगा सी। कोडीन, हेरोइन और विभिन्न सिंथेटिक ओपियोड प्राप्त होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें गलत ही पूछ रहा था।
नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने कुडबूर स्टैंडर्ड लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना करके वन्यजीव संरक्षण में योगदान दिया है? तो तमिलनाडु दिया है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य परिवार से संबंधित है? तो इसमें अंटार्कटिक ब्लू मार्लिन जो है मत्स्य परिवार से संबंधित है, जबकि स्टारफिश, सिल्वरफिश और क्रेफिश ये तीनों मछली ट्रू फिश नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट अभिकथन है और कारण है। तो सबल एकल कोशिका वाली यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है 73 का, तो ये सही है। और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो उत्तक का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए इसे स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है 74 का। तो क्या होगा इसमें देख लेते हैं। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है 74 का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये सही कथन को चुनना है 75 का। तो सही कथन क्या होगा? तो यह वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायता कर सकता है, तो ये सही है। और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्षारीय माध्यम से सबसे बेहतर रूप में काम करते हैं, तो ये फ्रेंड्स क्षारीय नहीं होते, ये अम्लीय होते हैं, तो ये गलत हो गया। इसका पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 5 होता है। और ये सही प्रकार के बहुलक प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, तो 1 और 3 सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 76 का क्या है कि कोशिका में एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्पन्न करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोकांडिया। और इसे केवरस चक्र भी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक एसिड में मौजूद मोनोसर्म में पाए जाने वाले 3 घटक कौन से हैं? तो 77 का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें एक फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजन युक्त बेस और 5 कार्बन शुगर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 78 का क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा जैव उर्वरक में किसे किसे करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु और कवक और साइनोबैक्टीरिया को जैव उर्वरक में किया जाता है फ्रेंड्स। और प्रोटोजोआ क्या करते हैं? तो प्रोटोजोआ जैव उर्वरक के बजाय वो जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए तीसरा गलत हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 और 4 सही है। आंसर हो जाएगा 78 का ए। 79 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो कौन से जीवाणु का उपयोग आमतौर पर गेहूं, सरसों, मक्का आदि फसलों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्जोबैक्टर, बी आंसर। आप पीवाई क्यों करेंगे घटना चक्र में, तो ये सब आपको मिल जाएगा आप डेफिनेटली, तो आप जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है बखी निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैल्शियम और फास्फेट जैसे आवश्यक खनिज दांतों के इनेमल की कठोर सुरक्षा परत से अलग हो जाते हैं। इस संदर्भ में दांतों का बर्निखीकरण का पीएच पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी का सी, 5.5 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है 81 का। तो सही कथन क्या होगा? तो सार्टोरियम मध्य कान में पाए जाने वाली एक छोटी मांसपेशियां होती है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। सार्टोरियम क्या होता है? तो ये जांघ के सामने वाले भाग में पाया जाता है। ये पूरी तरह और ये बहुत लंबा होता है, न कि छोटा होता, तो पहला गलत हो गया। और स्पेडियम मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियां होती है, तो ये भी गलत है। इसमें क्या किया है ना, तो इसमें एक्सचेंज कर दिया है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया, इसीलिए गलत हो गया है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का बी। 82 का बी होगा, जिसमें ऑक्सीजन, माफ़ कीजिएगा बी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें सारे कुछ शरीर में सारे कुछ पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन सभी पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा, तो पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जबकि रेनिन नहीं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पेप्सिन के साथ साथ रेनिन भी एक पाचक एंजाइम ही है, तो ये पहला गलत हो गया। और रेनिन और पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा 83 का बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है और प्राकृतिक रूप से यष्टि में पाया जाता है। तो 84 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जाइमेज। ठीक है, बी जाइमेज। 85 का है, दंत प्लाक किससे संबंधित है, तो दंत प्लाक 85 का आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया और खाद्य कण से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और बैक्टीरिया फ्लक दांत की सड़न और मसूड़ों की बीमारी की उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है, तो कैल्शियम फास्फोरस का नियंत्रण पैराथायराइड हार्मोन करता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये देखेंगे फ्रेंड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भोजन के पाचन में सहायता के लिए आमाशय में एक अम्लीय वातावरण निर्मित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को सक्रिय करता है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है 87 का। नेक्स्ट है 88 का कि अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो अग्नाशयी रस में 88 का आंसर हो जाएगा डी, सभी रहता है, जिसमें ट्रिप्सिन इमाइलेज सही ही उत्तर पूछ रहा था फ्रेंड्स। तो ट्रिप्सिन इमाइलेज लाइपेज इलास्टेज और न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, सभी पाए जाते हैं अग्नाशय में। नेक्स्ट है जेजूनम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बड़ी आंत का पहला भाग होता है, तो बिल्कुल गलत है, पहला गलत है, जबकि इसमें ये बड़ी आंत का पहला भाग जेजूनम नहीं होता, ये छोटी आंत का होता है फ्रेंड्स। छोटी आंत का मध्य भाग होता है जो ग्रहणी, जो पहला भाग, और इलियम जो तीसरे भाग के बीच में ये स्थित होता है, उसके नाम है जेजूनम। और यह मैग्नीशियम के अवशोषक में शामिल होता है, तो ये सही है। और यह नाजुक पंखुड़ियाँ दिखाता है और अग्नाशय के ऊपर बाईं हिस्से में स्थिर होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2, 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है संतृप्त वसा के बारे में संतृप्त वसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं और यह लाभप्रद कोलेस्ट्रॉल के स्तर के होते हैं, तो इसका 90 का आंसर हो जाएगा ए। पहला तो सही है फ्रेंड्स, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि लाभप्रद नहीं होते हैं, ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं फ्रेंड्स संतृप्त वसा, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसा अम्ल नहीं है, तो इसका आंसर होगा 91 का सी, ब्यूट्रिक अम्ल क्या है, तो ब्यूट्रिक अम्ल असंतृप्त नहीं है, जबकि ब्यूट्रिक अम्ल संतृप्त है। ठीक है, संतृप्त है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। और बाकी ये दोनों लियोनेइक अम्ल और ओरलिक अम्ल और पॉलीमोटिलिक अम्ल क्या है, तो ये असंतृप्त वसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वसा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 92 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें ग्लिसरॉल का एक अणु और फैटी एसिड के 3 अणु होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 93 का कि इसमें सुमेलित करना है फ्रेंड्स, और सुमेलित करके देख लेते हैं कि कौन किससे है। अगर आपको इसमें एक भी आता होगा ना तो आप सही बना लेंगे, और यह हमें पता है डेफिनेटली कि आपको ये आता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बेरी की कमी से क्या होता है, तो बेरी की कमी से विटामिन 1 के कमी से बेरी बीमारी होता है फ्रेंड्स। और रिकेटस किसके होता है, तो रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। रक्त के थक्का होने का समय में वृद्धि, तो विटामिन के कारण, ये 66 बीपीएससी में पूछा था कि रक्त थक्का किसके कारण जमता है, तो विटामिन के कारण। और स्कर्वी तो विटामिन सी में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा डी, माफ़ कीजिएगा डी नहीं है, इसका आंसर है सी। ठीक है,
नेक्स्ट है 94 का कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से 240 गुना अधिक अग्रेसित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 69 में पूछा था फ्रेंड्स, और ये 67 को जो कैंसिल हो गया था ना एक पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में और भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है केब्रस चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो केब्रस चक्र के बारे में क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का बी। यह यूकेरियोटिक में माइक्रोकांडिया, तो केब्रस चक्र जहाँ पे आएगा ना तो माइक्रोकांडिया जरूर आएगा। माइक्रोकांडिया और प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है श्वास नली का शरीर में किस जैविक तंत्र का हिस्सा है, तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, श्वसन तंत्र का। नेक्स्ट है छोटी आंत में क्रमिक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है, तो इसका आंसर है 97 का सी, ड्यूडेरियम, जेनुनम और इलियम। जो अभी हमने इसी क्वेश्चन में मैंने एक जगह पे देखा था कि जुजेनम के बारे में पूछा था, तो ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, तो जुजेनम ये सब जो है ना तो छोटी आंत में पाया जाता है फ्रेंड्स, ना कि बड़ी आंत में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ठीक है, यकृत होता है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी स्थिति कुपोषण का कारण बन सकती है, तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, सभी, जिसमें असंतुलित पोषण, अतिपोषण, अल्पपोषण और स्थूल और या सूक्ष्म पोषक तत्वों का न्यून अवशोषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 100 का है कि शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है और पुराने लाल रक्त कोशिका का पुनर्चक्रण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आंसर क्या होगा ए। 101 का क्या है, तो रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स की एंटीजन की कमी अनुपस्थिति के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 101 का होगा बी। ठीक है, तो ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीजन की अनुपस्थिति तो होता है, और जो ए बी होते हैं ना फिर ग्रुप ए बी, तो ए बी को क्या कहते हैं, सर्वग्राहता माना जाता है, मतलब कि ओ सबको देता है और ए बी सबसे ले लेता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं के उस प्रोटीन का नाम क्या है जो श्वसन वर्ण के रूप में काम करता है, तो 102 का आंसर होगा सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है मूत्र के हल्के पीले रंग के का लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है, तो 103 का आंसर हो जाएगा बी, यूरोकोम। ठीक है, यूरोकोम। नेक्स्ट है अल्कोहल के चयापचय के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, अल्कोहल डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजन की वजह से अल्कोहल के चयापचयन के लिए एंजाइम उत्तरदायी होती है, तो ध्यान रखिए एंजाइम है ये। आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस अंग को उत्सर्जन अंग माना जाता है, तो 105 का क्या होगा, तो 105 का होगा ए, त्वचा। नेक्स्ट, जब रोगी के गुर्दे कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं तो रक्त से अतिरिक्त अवशिष्ट और तरल पदार्थ निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ये डायलिसिस होता है फ्रेंड्स, जो किडनी खराब होने के बाद होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर था सी। ठीक है, डायलिसिस। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदी तंत्र और रीढ़ की हड्डी से सूचना प्राप्त करता है और शरीर की गति को नियंत्रित करता है, तो 107 का आंसर हो जाएगा सेरिबैलम। ठीक है, सेरिबैलम बी आंसर। नेक्स्ट है 108 का कि कौन सा आइसोह्यूमन विकार हाइपोथायराइडिज्म का कारण बन सकता है, जिसे अक्सर थायराइड ग्रंथि के आत्मविनाश के रूप में वर्णित किया गया है, तो 108 का आंसर हो जाएगा डी, हाशिमोटो रोग। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को कम कर सकता है और हड्डी के निर्माण में बढ़ावा दे सकता है, तो 109 का आंसर हो जाएगा बी, कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, तो सूची मिलान ग्रंथि और स्राव है, तो इसका देख लेंगे क्या होगा। तो 110 का क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा थाइमस। थाइमस कहाँ से निकलता है, तो थाइमस थाइमोसिन से। ठीक है,
और पीनियल, तो पीनियल कहाँ से, तो मेलाटोनिन से होता है पिलियन। तो पिलियन हो जाएगा एक का हो जाएगा 3 पिलियन और बी का हो जाएगा 4। ठीक है। पिट्यूटरी, तो टीएचएस मतलब थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है। और अधिवृक्क कहाँ, तो एड्रेलिन। ठीक है, जो अधिवृक्क को किडनी भी बोला जाता है वहाँ पे एड्रेलिन निकलता है हार्मोन, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर था डी 110 का। 111 का क्या है कि कौन सा हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं के अंडे को स्रावित करने में सक्रिय भाग लेता है, तो इसका आंसर है ल्यूटिनाइजिन। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिन हार्मोन एलटी आपके शरीर के यौन स्वास्थ्य और विकास और प्रजनन में मदद करता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है फिर, तो पिट्यूटरी ग्रंथि में पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 112 का कौन सा सुमेलित नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इंसुलिन रक्तचाप का विनियमन है, तो ये गलत है। अग्नाशय द्वारा निर्मित इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है और ये क्या करता है, तो ये ग्लूकोज को स्तर को नियंत्रित करता है और इंसुलिन की वजह से क्या होता है फिर, डायबिटीज होता है, ध्यान रखिएगा। और गैस्ट्रिन क्या, तो गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक एसिड का स्राव करता है। मेलाटोनिन क्या करता है, तो निद्रा का विनियमन करता है। और ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का विनियमन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल अणु का प्रकाश कौन सा रंग अवशोषित करता है, तो 113 का आंसर हो जाएगा सी। लाल, पीला और बैंगनी रंग को अवशोषित करता है। फिर पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य क्लोरोफिल हरे रंग को छोड़कर प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और इसमें ज़्यादा कौन कौन करता है, तो लाल, नीला और बैंगनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में शामिल होती है, तो 114 का आंसर हो जाएगा डी। मुफ्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 115 का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय पौधा है, तो संवहनीय पौधा है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ए, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में कौन कौन आते हैं, उदाहरण क्या है तो इसका, तो पाइन, फर्न और स्प्रू जैसी शंकुधारी पेड़ शामिल है जिम्नोस्पर्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चावल के पौधे में जिंक की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, खैरा रोग होता है फ्रेंड्स चावल में। ये भी पूछता है कि चावल में कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग होता है, तो आंसर ध्यान रखिएगा सी है। नेक्स्ट, चावल में उगने वाले कवक गिबरेला फुजिकोरोई द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादन किया जाता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन 118 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है, तो 118 का क्या होगा, तो जाइलम पौधे में जल के परिवहन हेतु उत्तरदायी होती है, तो बिल्कुल सही है, जाइलम मतलब जल। और फ्लोएम पौधे में भोजन के परिवहन हेतु उत्तरदायी होती है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और आपको PYQ में भी मिल जाएगा और जितने भी टेस्ट लगाएंगे ना साइंस में, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 119 का आंसर हो जाएगा सी। यह जीन को पुनर्व्यवस्थित करता है और गुणों की संख्या को कम करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी 119। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची मिलान करना है, फिर परागकण है और परागकण कारक है, तो 120 का क्या होगा, मिलान करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें इसका सही उत्तर चुनना है। तो आर्थोनोफिली क्या है, तो आर्थोनोफिली पक्षियों द्वारा परागकण होता है। काइरोपेरोफिली ये क्या होता है, तो बी का आंसर हो जाएगा 4, चमगादड़ों का परागकण होता है। मयमेकोफिली क्या होता है, तो ये चींटियों का परागकण। और जोफिली जंतुओं द्वारा परागकण होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्पेस 2030 पहल की शुरुआत की है, तो 121 का आंसर हो जाएगा ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
नेक्स्ट है हाल ही में भारत के कई हिस्सों में गलसुआ का प्रकोप हुआ था। निम्नलिखित में से किस जीव के कारण गलसुआ रोग होता है? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, विषाणु के कारण होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, गलसुआ एक संक्रमण वायरल रोग है और ये जो मम्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा 95 मैट 5 क्या है? तो इसका आंसर है विषरोधक है। तो यह विश्वव्यापी विषरोधक है जो विषाक्त पदार्थों का विरोध करने के लिए निर्मित किया गया है, जिसमें जो सांप काटता है ना उसके लिए है। फिर सांप के जहर में पाए जाने वाला विषाक्त पदार्थों को के विरोध करने के लिए निर्मित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये नया है तो ये ध्यान रखिएगा। 95 मैट 5 करके है, विषरोधक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है WHO के अनुसार हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में गोल्ड ट्रिगर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो 124 का आंसर हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो 125 का आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाल द्वारा। नेक्स्ट है किस संगठन में विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति 2024 की रिपोर्ट आई है, जारी किया है? तो 126 का आंसर हो जाएगा सी, खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा। नेक्स्ट है 127 का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में लॉन्च किए गए फार्मास्यूटिकल अलायंस का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी, दक्षिण अफ्रीका नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है साइकेडेलिक ड्रग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो इन दवाओं में व्यक्ति की सचेत क्षमता और सोच प्रक्रिया को बदलने की प्रवृत्ति होती है और इसके सेवन से रक्तचाप, हृदय गति बढ़ जाती हो और पुतलियाँ फैल जाती है। तो दोनों सही था, इसका आंसर है सी। 129 का क्या होगा? तो हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित में से किसके उपचार हेतु हाइड्रोक्सीयूरिया के ओरल फार्मूलेशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो 129 का आंसर हो जाएगा ए, सिकल सेल रोग के लिए। नेक्स्ट है किस भारतीय शोध संस्था ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस, ध्यान रखिएगा निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने की एक नई विधि विकसित की है? तो 130 का आंसर हो जाएगा ए, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी IAV, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रायः चर्चा में रहने वाली स्वास्थ्य निगरानी परियोजना PI चेक की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा। नेक्स्ट है 132 का कि निम्नलिखित हाल ही में चर्चा में रहे पौधे टमेसिप्टेरिस अल्बा सोनेट, और इतना टेढ़ा नाम है कि वो कंप्लीट नहीं हो नहीं पा रहे हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसके आंसर क्या होगा? 132 का आंसर हो जाएगा ए, किसमें 1 और 3 सही है, जिसमें किसी भी अन्य जीवित जीव की तुलना में इसका जीनोम सबसे बड़ा होगा और यह मुख्य रूप से न्यू कैलेडोनिया और प्रशांत महासागर के कुछ निकटवर्ती द्वीपों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 132 का। 133 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये देख लेते हैं। तो हाल ही में बिहार में शुरू किए गए ग्रीन चैनल 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो 133 का आंसर हो जाएगा बी, गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हाल ही में आयोजित विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स थीम भी क्वेश्चन पूछता है। ये 69 BPSC में ना 3 क्वेश्चन शायद थीम से पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह का थीम क्या था? तो 134 का आंसर हो जाएगा डी, मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। 135 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो एशिया की प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 135 का आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हाल में चर्चित वर्तमान आधुनिक अगली पीढ़ी को अनुक्रमण NGS वर्ग फलकों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
खंड पृथक्करण के लिए जल विद्युतीकरण विद्युत कण संचालन। फ्रेंड्स मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कल रात से ही बहुत परेशान हूँ, पता नहीं किस वजह से, और इसके वजह से मैं अच्छे से थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, मैं PDF को प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रेंड्स, आई थिंक 1-2 दिन वीडियो भी नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन सिनुक्लिक अल्फा SNCA से संबंधित है? तो इसका आंसर है C, पार्किंसन रोग। नेक्स्ट है, कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत के पहले सिरप का नाम क्या है? तो 38 का आंसर हो जाएगा, 138 का आंसर हो जाएगा C, प्रीवॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश मेनिंजाइटिस के नए टीके को लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो 139 का आंसर हो जाएगा C, नाइजीरिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो थीम इसमें भी पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का B, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा एल्फा टॉक्सिक संदूषण किसके कारण होता है? तो 141 का आंसर हो जाएगा C, जीवाणु कवक के कारण होता है। तो एल्फा टॉक्सिक संदूषण कवक के कारण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्रायः चर्चा में रहने वाला अनिसे का जनन निम्नलिखित में से किसका सबसे उपयुक्त वर्णन है? तो 142 का आंसर हो जाएगा A, निषेचन के बिना जीव का विकास, इसको अनिषेचन कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, अनिषेचन। नेक्स्ट है, 143 का कि अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA ने हाल ही में दुनिया की पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में उस एंजाइम का नाम क्या है? तो 143 का आंसर हो जाएगा A, एडजिनमा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व में पहली बार दो DNA सेट वाले काइमेरिक बंदर का जन्म हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है B, चीन में हुआ है। चीन में क्या हुआ? तो एक काइमेरिक बंदर का जन्म हुआ जो इसमें 2 DNA सेट पाए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इनसे पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किस संगठन ने त्वचा के घावों को ठीक करने के लिए पहले स्वदेशी रूप से विकसित पशु व्युत्पन्न उत्तक इंजीनियरिंग ढांचे को मंजूरी दी है? तो 145 का आंसर हो जाएगा A, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। नेक्स्ट है, 145 का A हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये ध्यान रखिएगा, ये करंट में है फ्रेंड्स, ब्रेन ईटिंग अमीबा कहाँ पे है? तो ये केरल का है, के कारण हुए संक्रमण से 5 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 146 का आंसर हो जाएगा B, नेग्लिरिया फाउलरी, ठीक है, ये एग्जाम बहुत ज़्यादा आया है, हर जगह पे करंट में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिक समय से पहले जन्म के जैविक और गैर जैविक जोखिम को स्पष्ट करने के लिए GARBHINI पहल पे काम कर रही है। यह पहल किसके अंतर्गत आता है? तो 147 का आंसर हो जाएगा B, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर में आता है। नेक्स्ट है, मास्को घोषणा 2017 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन करना है? तो 148 का आंसर हो जाएगा तपेदिक, मतलब टीबी, और टीबी का ना 2025 तक इसके किया हुआ था, मतलब भारत में ऐसा किया है टीबी को 2025 तक। टीबी को समाप्त करने के लिए मास्को घोषणा तपेदिक टीबी से निपटने और इसे 2030 तक समाप्त करने की वैश्विक घोषणा है, लेकिन भारत में अगर इसको पूछा जाए तो टीबी को 2025 तक का ही लक्ष्य रखा गया है और मास्को में पूरा वर्ल्ड में 2030 तक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रायः चर्चा में रहने वाला नमस्ते पोर्टल
किससे संबंधित है, तो 149 का आंसर हो जाएगा सी, पारंपरिक चिकित्सा से। पारंपरिक चिकित्सा से नमस्ते पोर्टल संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। और ये 150 क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोगजन्य निगरानी नेटवर्क IPSN लॉन्च किया है, तो 150 का आंसर हो जाएगा ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स ये जो 150 क्वेश्चन है ये 1 घंटा से ऊपर का ही वीडियो बनेगा फ्रेंड्स, इससे शॉर्ट में नहीं बन पाएगा, क्योंकि सिर्फ आंसर नहीं कराना होता है, इसमें कुछ कुछ डिटेल्स भी बताना होता है। क्योंकि अभी आप अगर सिर्फ आंसर कर लेते हैं तो अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपको आंसर जो डिस्क्रिप्शन से ही आपको क्वेश्चन पूछ देगा तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है ना उसे बताना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो जाता है, तो आप पेशेंस रखें और पूरे वीडियो को देखें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय।